रहीम। अब देखिए, अब हमने एक्सरसाइज 16.1 के क्वेश्चन को करना है। तो इसके क्वेश्चन को देखते जाइए। पहले क्वेश्चन नंबर 9 को कर लेते हैं। हमने ये चीज़ क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट उठा लेता हूँ। c इंटू एक्स प्लस वाई होगा, साथ में ds होगा। अब आप देखिए, इंटीग्रल अपनी जगह, c भी अपनी जगह, x की जगह आपने पुट करना है t, तो इसकी जगह मैंने t पुट किया, फिर प्लस होगा। y की जगह आपने पुट करना है 1 माइनस टी, ये भी मैंने पुट किया। अब आपको ds का पता होना चाहिए। ds बराबर होता है r डैश यानी डेरिवेटिव, फिर उसका माड और साथ में होगा dt। तो इसकी जगह ये पुट होगा r डैश ऑफ t माड और साथ में होगा dt। अब आप कहोगे कि पहले आर डैश को फाइंड करते हैं। पहले आर ऑफ टी आपने नोट करना है। आर ऑफ टी का मतलब होता है एक्स ऑफ टी कॉमा वाई ऑफ टी कॉमा जी ऑफ टी। अब देखिए, ये एक्स ऑफ टी है, ये वाई ऑफ टी है, ये जी ऑफ टी है, तो इसको आपने पुट करना है। इसकी जगह टी, दूसरी की जगह 1 माइनस टी और ये ज़ीरो होगा। फिर आपने लेना है उसकी डेरिवेटिव। तो आर डैश ऑफ टी की डेरिवेटिव आपने लेनी है। टी की डेरिवेटिव 1 होती है, 1 माइनस टी की डेरिवेटिव माइनस 1, फिर 0। फिर आपने उसका माड भी लेना होता है। इधर आपको उसका माड भी है। अब माड का मतलब क्या होगा, एस का स्क्वायर और फिर माइनस 1 का स्क्वायर, वो प्लस 1 और 0 का स्क्वायर। तो आप इसका रिज़ल्ट देख सकते हैं कि इसका रिज़ल्ट आ चुका है 2 अंडर द रूट। अच्छा, यहाँ तक तो हम पहुँच गए। अब मैंने डायरेक्ट दोबारा इक्वेशन की तरफ जाना होगा। तो इंटीग्रल क्या लेंगे, इंटीग्रल c इंटू एक्स प्लस वाई होगा, साथ में ds होगा। c को छोड़ दोगे, ये दोनों कैंसिल होंगे, इससे 1 निकला। अब इसकी वैल्यू हमने फाइंड कर दी, स्क्वायर रूट 2 और साथ में dt होगा। अब आगे कैलकुलेशन को क्या करेंगे, मज़ीद सिंप्लीफिकेशन की तरफ लेके जाएंगे। देखते जाइए। अब इंटीग्रल c इंटू एक्स प्लस वाई होगा, इंटू में ds होगा। 1 की ज़रूरत नहीं, तो c अंडर द रूट 2 और dt। अब अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो इक्वेशन नंबर 1 मान लूँ। अब हमें c चाहिए। अब c कहाँ से फाइंड होगा, अब आपको पॉइंट गिवन है 0 1 और 0, 2 कहाँ तक गिवन है 1 0 0। अब अगर आपको याद हो, एक्स टी के बराबर था, वाई टी के बराबर था और जी किसके बराबर था, 0 के बराबर था। इसका मतलब है कि चूंकि इंटीग्रल टी में है, तो हमने टी के लिमिट को क्या करना है, फाइंड करना है। पहले आपने ये पॉइंट यूज़ करने हैं। एक्स की जगह 0, वाई की जगह 1, ये 1 माइनस टी है, और जी की जगह 0। तो एक्स की जगह 0 तो टी की वैल्यू 0, और वाई की जगह 1 तो 1 माइनस टी हो जाएगा, और z की जगह 0 0 इक्वल टू 0। इसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, इसको छोड़ दें। अब देखिए, अगर मैं इसको इधर शिफ्ट कर दूँ, इसको उधर शिफ्ट कर दूँ, तो 0 इक्वल टू टी, तो ये t इक्वल टू 1 माइनस 1 हो जाएगा। तो 0 इक्वल टू क्या होगा, t होगा, और 1 माइनस 1 से 0 आएगा। तो फर्स्ट लिमिट t का 0 आ गया, यानी लोअर लिमिट t का 0 आ गया। अब अपर लिमिट हमने फाइंड करना है। अपर लिमिट के लिए हम दूसरा पॉइंट उठा लेंगे, 1 0 0 ये उठाएंगे। x किसके बराबर था, t के बराबर, y किसके बराबर था 1 माइनस टी के बराबर, z किसके बराबर था 0 के बराबर। अब x की जगह 1, y की जगह 0 और z की जगह 0। अब इधर 1 पुट होगा और इधर क्या पुट होगा, y की वैल्यू 0 पुट होगी, 1 माइनस टी आएगा और z की जगह 0। ये चूँकि बराबर है, तो इसकी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं। तो t की वैल्यू आपकी 1 आ गई। इधर से भी इधर शिफ्ट कर दोगे तो ये t इक्वल टू 1 आएगा। अब आपका दूसरा लिमिट क्या आएगा, यानी लिमिट हो रहा है 0 टू 1। अब हम क्या करेंगे, इस इंटीग्रल को उठा लेंगे। तो इंटीग्रल किस तरह था, इंटीग्रल था c इंटू एक्स प्लस वाई था, साथ में ds था। हमने c की वैल्यू फाइंड कर दी, यानी वो लिमिट हो रहा है 0 टू 1 हो रहा है, और अंदर स्क्वायर रूट 2 है, साथ में dt है। अब स्क्वायर रूट 2 को बाहर कर दोगे, 0 टू 1 होगा, साथ में dt होगा, ये दोनों कैंसिल होंगे,
तो इससे t निकला और लिमिट क्या होगा 0 to 1, स्क्वायर रूट 2 अपनी जगह, अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट, तो स्क्वायर रूट 2 इसका क्या पड़ेगा, आंसर आएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर किसको करेंगे, 10 को पहले लिख देते हैं, फिर इसकी प्रॉपर सॉल्यूशन निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या लिखा हुआ है, इवैल्यूएट लिखा हुआ है या इवैल्यूट भी लोग बोलते हैं, ठीक है जी। इवैल्यूट लिखा हुआ है, इंटीग्रल सी लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है x माइनस वाई लिखा हुआ है, प्लस z लिखा हुआ है, माइनस 2 लिखा हुआ है, और दूसरे साइड पे क्या है, ds है। आगे लिखा हुआ है वेयर c इज द स्ट्रेट लाइन, c एक स्ट्रेट लाइन है, c इज अ स्ट्रेट लाइन, सेगमेंट लिखा हुआ है, और ज्वाइन कर सेगमेंट है x t के बराबर है, y बराबर है 1 माइनस टी के, और z बराबर है 1 के। फ्रॉम पॉइंट आपको कुछ गिवन है, पॉइंट गिवन है 0 1 1 2 1 0 और 1। अब प्रॉपर जाते हैं सॉल्यूशन के ऊपर। अब सॉल्यूशन को देखते जाइए। अब आपने प्रॉपर इस चीज़ को उठा लेना है, ठीक है जी। मैंने इस चीज़ को उठा लिया। हमारा जो इंटीग्रल है, हमारा इंटीग्रल सी बराबर है x माइनस वाई लिखा हुआ है, प्लस z लिखा हुआ है, माइनस 2 है, इनटू में ds है। अब इंटीग्रल c अपनी जगह, x की वैल्यू t पुट होगी, y की वैल्यू 1 माइनस t पुट होगी, और z की जगह प्लस 1 पुट होगा, माइनस में 2 आएगा, इनटू में ds होगा। अब लेफ़्ट साइड को एज इट इज़ लिख देंगे, इंटीग्रल c। अब क्या करोगे, इंटीग्रल अब नेगेटिव दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, माइनस 1 प्लस टी, 1 में से 2 निकाल दोगे माइनस 1 होगा, होल ds आएगा। अब आपको ds का पता था पहले, मैंने अगर आपको ds ऊपर बताया था, r डैश ऑफ एब्सोल्यूट और साथ में dt, तो r डैश ऑफ t का एब्सोल्यूट साथ में dt। अब देखिए 1 माइनस, अब आप देखिए, अब आपने कैलकुलेशन में मज़ीद सिंप्लीफिकेशन लेनी है, तो इंटीग्रल ये आपका c आ जाएगा। अब t में को t, अब t को अगर t के साथ ऐड किया जाए, तो अगर t को मैं t के साथ ऐड कर दूं, t को अगर मैं t के साथ ऐड कर दूं 2t आएगा, इससे माइनस 1 है और ये माइनस 1 है, तो ये क्या आएगा, माइनस 2 आएगा। अब r ऑफ डैश ऑफ t होल मॉडुलस dt आएगा। मान लो दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब r ऑफ t पहले बनाते हैं। r ऑफ t का मतलब होता है x ऑफ t, y ऑफ t और z ऑफ t, लेकिन हमने z की वैल्यू पुट नहीं की है। z की वैल्यू हमें क्या गिवन है, z की वैल्यू हमने इधर पुट नहीं कर दी बल्कि पुट कर दी है। z की वैल्यू हमारे पास है -1। मैं चेक कर देता हूँ कि z की वैल्यू क्या है। z की वैल्यू 1 है, बिल्कुल z की वैल्यू 1 है, यही आएगा, और z ऑफ t होता है। अब आपको x ऑफ t की वैल्यू ऊपर आप क्वेश्चन में देख सकते हैं t है, y ऑफ t की वैल्यू आपको गिवन है 1 माइनस t है, और z ऑफ t की वैल्यू आपको गिवन है 1। अब पहले आपने इन सारों को पुट करना है, ये t आएगा, ये 1 माइनस t आएगा, और ये 1 आएगा। अब आपने इसकी डेरिवेटिव लेनी है, इसकी डेरिवेटिव 1, इसकी डेरिवेटिव -1, इसकी डेरिवेटिव 0। अब आपने इसका मॉड लेना है, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, और इसका स्क्वायर लोगे और फिर लास्ट का स्क्वायर लोगे, तो अगर मैं इसको कैलकुलेट कर दूंगा स्क्वायर रूट 2 आएगा। अब आपने इक्वेशन नंबर 1 में यूज़ करना है, तो इक्वेशन नंबर 1 में हम यूज़ करेंगे इज़ इक्वल टू सी होगा 2t माइनस 2 होगा, ये मॉड है, मॉड की वैल्यू स्क्वायर रूट 2 है, साथ में आएगा dt। यहाँ तक पॉइंट क्लियर होगा जी, बिल्कुल क्लियर।
अब आप लेफ़्ट साइड को देखिए, अब मैं स्क्वायर रूट को भी कॉमन कर सकता हूँ, इससे 2 कॉमन कर सकता हूँ, तो 2 स्क्वायर रूट 2 इंटू में t माइनस 1 इंटू में dt होगा। अब हमें c की ज़रूरत पड़ने वाली है। अब हम अपने पॉइंट की तरफ दोबारा जाएंगे कि हमारे पॉइंट क्या क्या थे। अब अगर आप नीचे वाले पॉइंट देखें, एक पॉइंट था 0 1 1, दूसरा पॉइंट था 1 0 और 1। x बराबर था t के, y बराबर था 1 माइनस टी के, z बराबर था 1 के। अब आपने x की जगह 0, y की जगह 1 और z की जगह 1, तो इधर 0 t इक्वल टू 0 होगा और y की जगह 1 1 माइनस टी होगा, z की जगह 1 1 इक्वल टू 1। तो इसको फ़िलहाल आपने छोड़ देना है, इसकी तरफ नहीं देखना है। तो ये 0 होगा t की वैल्यू, 1 को अगर इस शिफ्ट कर दो 1 माइनस 1 से 0 होगा, तो माइनस टी इक्वल टू 0 होगा। माइनस से फिर डिवाइड करोगे तो t की वैल्यू 0। तो आपका जो अपर लिमिट लोअर लिमिट है वो किसके बराबर आ चुका है, 0। अब आपने ये पॉइंट उठा लेना है 1 0 1। अब आपका रिज़ल्ट क्या है, x ऑफ t है, y इक्वल टू 1 माइनस टी है और z इक्वल टू 1 के बराबर है। अब आपने क्या करना है, अब आपने x की जगह 1 पुट करना है और y की जगह 0 पुट करना है और z की जगह 1 इक्वल टू 1। तो इसको तो ये आपने छोड़ देना है। अब t की वैल्यू 1 1 आ गई, इसको इधर शिफ्ट कर दोगे तो t दोबारा 1 के बराबर आ चुका है। तब आपका लोअर लिमिट भी आ चुका है। अब मैं दोबारा अपनी इक्वेशन की तरफ जाऊंगा, तो इज़ इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 2 है इंटीग्रल। पहले लोअर लिमिट कितना आ चुका है, t इक्वल टू 0, अपर लिमिट 1 आ चुका है, अंदर है t माइनस 1 और फिर क्या लिखा हुआ है dt। अब आपने इसको कैलकुलेट करना है जी। तो स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2 होगा, t का अलग से इंटीग्रल होगा और dt आएगा, माइनस 0 to 1 होगा और फिर 1 dt होगा। अब 2 स्क्वायर रूट 2 होगा, t का इंटीग्रल होता है t स्क्वायर के नीचे 2 और फिर लिमिट होता है 0 to 1। ये दोनों कैंसिल होंगे, t होगा 0 to 1 होगा। 2 स्क्वायर रूट 2 होगा, 1/2 को साइड पे रख दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट और फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 2 स्क्वायर रूट 2 होगा, अब इससे 1 आ जाएगा, यानी 1/2 इसका आंसर और इससे माइनस 1 आएगा। यहाँ तक कैलकुलेशन सिंपल हो गई जी, बिल्कुल सिंपल। अब 2 स्क्वायर रूट 2 होगा, 1/2 में से 1 निकालोगे, इससे माइनस 1/2 आएगा, 2 2 कैंसिल होगा, माइनस 2 स्क्वायर रूट इसका आंसर बनेगा। यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 11 को देखें। क्वेश्चन नंबर 11 में बहुत सारी चीज़ें आपको गिवन है। अब आपने सिंपल ये क्वेश्चन, अब आपने ये चीज़ फाइंड कर देनी है। तो मैं डायरेक्ट इस क्वेश्चन को उठा लेता हूँ। ये है xy प्लस y प्लस z लिखा हुआ है, साथ में ds है। अब देखिए ये जो करो है इसका लिमिट आपको पहले से गिवन है कि कहाँ से कहाँ तक ले ले, 0 से 1 तक ले ले। फिर आपने x की वैल्यू, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है और ये z की, यानी ये x है, ये y है और ये z है। x की जगह t पोट 2t पोट होगा और साथ में y की जगह इंटू में t होगा। फिर y है प्लस y है, y की वैल्यू आपने पुट करनी है t। फिर नेक्स्ट है z 2 माइनस 2t होगा, ठीक है जी। और फिर बाहर क्या लिखा हुआ है, ds लिखा हुआ है। ds का मतलब r डैश का एब्सोल्यूट, साथ में dt। अब आपने क्वेश्चन को मज़ीद सिंप्लीफिकेशन की तरफ लेके जाना है, इसमें आगे कुछ नहीं है। तो इंटीग्रल c इंटू एक्स वाई प्लस वाई प्लस z इंटू में ds है। ये इंटीग्रल 0 to 1 है, इन दोनों को मल्टीप्लाइड करोगे 2t स्क्वायर आएगा, प्लस t होगा, प्लस 2 माइनस 2t होगा। अब इसका माड आएगा, यानी r डैश का माड। पहले डेरिवेटिव लेते हैं, 2t की डेरिवेटिव आ जाएगी 2i, t की डेरिवेटिव होगी 1j और 2 की डेरिवेटिव 0, माइनस 2 की डेरिवेटिव माइनस 2k आएगा। अब आपने इसका लेना है माड। माड भी मैं लेता हूँ, इसका स्क्वायर हो जाएगा और इधर 1 होता है, 1 का स्क्वायर होगा और माइनस 2 का स्क्वायर होगा, ऊपर आएगा अंडर द रूट।
इससे 9 9 जमा 4 4 जमा 1 5 5 जमा 4 9 9 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 3 आएगा, साथ में dt होगा। अब आप 0 to 1 लिखोगे। अब ना आप इसको तरतीब देनी है, इससे ये निकाल दोगे 2t स्क्वायर होगा, फिर इससे -t + 2 होगा, होल dt आएगा। अब अलग अलग इंटीग्रेशन लेनी है, 2t स्क्वायर का अलग से इंटीग्रल, फिर 0 to ये -0 to 1 t का अलग से इंटीग्रल, 0 to 1 2 और dt का अलग से इंटीग्रल। अब कैलकुलेशन को सिंप्लीफिकेशन देंगे, 2 बाहर होगा, 0 to 1 t स्क्वायर dt होगा, -0 to 1 होगा, t dt होगा, फिर +2 को बाहर कर दोगे, 0 to 1 t dt होगा। अब 2 अपनी जगह, t स्क्वायर की इंटीग्रल t क्यूब के नीचे 3 0 to 1, t की इंटीग्रल t स्क्वायर के नीचे 2 0 to 1, इधर कुछ भी नहीं है, ये दोनों कैंसिल होंगे, 2t होगा और 0 to 1। अब 2 के नीचे 3 आ जाएगा, अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट, 1/2 अपनी जगह, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, +2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो फर्स्ट से 2/3, नेक्स्ट से -1/2, फिर +2। अब सारों का 6 LCM लिया जा सकता है, ये 4 होगा, नेक्स्ट होगा 3, नेक्स्ट होगा 6। ये कैलकुलेशन इनसे ये 4 जमा 3 आएगा, नीचे होगा 6, तो इससे आ जाएगा 9/6, 7/6 आता है। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है जी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर आते हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी? क्वेश्चन नंबर 12 क्या लिखा हुआ है? इवैल्यूएट लिखा हुआ है या इवैल्यूट लिखा हुआ है, इंटीग्रल c x² जमा y² लिखा हुआ है, वो और ऊपर अंडर द रूट है, साथ में ds है, along द कर्व। अब आपको एक कर्व गिवन है, along द कर्व। अब आपको कर्व क्या गिवन है? r(t) = 4 cos t i, फिर लिखा हुआ है 4 sin t j, फिर लिखा हुआ है 3t k, और इंटीग्रल क्या गिवन है? -5π/2 और t < 2π। हमने सिंपल क्या करना है, जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ वो मैं आपको दिखाता जाऊँगा। हमने सिंपल ये चीज़ उठा लेनी है सॉल्यूशन दे के। ये इंटीग्रल मैंने उठा लिया, x² जमा y² अंडर द रूट, साथ में ds। अब आपको c की वैल्यू गिवन है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो -2π to 2π होगा। अब x की जगह ये x की वैल्यू होती है, ये y की वैल्यू होती है, ये z की वैल्यू होती है। अब अगर आप अपने क्वेश्चन में देखें, अब आपको z की ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है, क्योंकि सिंपल x और y है। सिंपल आपने इधर x की जगह क्या पुट होगा? 4 cos t ऊपर स्क्वायर, फिर प्लस y की जगह पुट होगा 4 sin t ऊपर का स्क्वायर, ऊपर अंडर द रूट। ये ds किसके बराबर होता है? r' का मॉडुलस, साथ में dt। अब कैलकुलेशन को मज़ीद सिंप्लीफिकेशन देंगे। अब इंटीग्रल होगा -2π to 2π। अब 4 का स्क्वायर 16 होता है, साथ में का स्क्वायर t, 4 का स्क्वायर 16 होता है, साथ में साइन स्क्वायर t, ऊपर अंडर द रूट। r' लेंगे, यानी r(t) की वैल्यू तो आपको गिवन है 4 cos t प्लस साथ में i, 4 sin t साथ में j प्लस 3t k। अब इसकी डेरिवेटिव लेंगे, 4 cos t की डेरिवेटिव -4 sin t i, 4 sin t की डेरिवेटिव 4 cos t j, ठीक है, और 3t की डेरिवेटिव +3k। फिर आपने इसका मॉडुलस लेना है, तो इसका स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर होगा और इसका स्क्वायर होगा। अगर मैं इसका स्क्वायर ले लूँ तो 16 sin स्क्वायर t आएगा, दूसरे का 16 cos स्क्वायर t आएगा, 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9 होगा, ऊपर अंडर द रूट आएगा। ये मॉडुलस होता है। अब आप क्या करेंगे, इससे 16 को कॉमन कर दोगे, साइन स्क्वायर t प्लस cos स्क्वायर t से 1 आएगा, 16 जमा 9 हो जाएगा, 16 जमा 9 25 अंडर द रूट, रिजल्ट 5 आएगा। तो इसकी जगह मैंने 5 पुट करना है, साथ में dt पुट करना है।
अब इंटीग्रल -2 पाई टू 2 पाई होगा। अब आगे 16 को आप कॉमन कर सकते हैं, cos स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी आएगा, ऊपर अंडर द रूट, साथ में 5 dt होगा। अब आगे कैलकुलेशन को देखते जाइए। 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 16 का स्क्वायर रूट तो क्या निकलता है? 4 निकलता है। cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर से 1 आएगा, तो ये 5 इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, dt होगा। 5 4 20 है, वो बाहर कर दोगे, -2 पाई टू 2 पाई होगा, साथ में dt होगा। ये दोनों कैंसिल, तो 20t आ गया, -2 पाई टू 2 पाई होगा। पहले 20 अपनी जगह, पहले अपर लिमिट 2 पाई, फिर माइनस लोअर लिमिट 2 पाई। अब 20 अपनी जगह, माइनस और माइनस प्लस, तो 2 पाई प्लस 2 पाई हो जाएगा। 2 पाई प्लस 2 पाई से 4 पाई हो जाएगा। 20 4 80 होता है, 80 पाई इसका आंसर आएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 13। कौन सा क्वेश्चन है जी? क्वेश्चन नंबर 13। क्या कहते हैं? फाइंड द लाइन इंटीग्रल। कहते हैं फाइंड द लाइन इंटीग्रल। आपने लाइन इंटीग्रल को फाइंड करना है। फाइंड द लाइन इंटीग्रल ऑफ फंक्शन आपको गिवन है, एक्स वाई और z लिखा हुआ है, और साथ में लिखा हुआ है x प्लस वाई प्लस z लिखा हुआ है, और द स्ट्रेट लाइन अब आपको स्ट्रेट लाइन क्या गिवन है? स्ट्रेट लाइन सेगमेंट 1 2 3 गिवन है, 2 0 -1 और 1 गिवन है। अब इस क्वेश्चन को हम प्रॉपर क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन दिया जाए, ऐसा भी तो पॉसिबल है कि आपको सिंपल कर दिया जाए। पहले क्वेश्चन तो आसान थे, अब थोड़े क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं कि 13 हम किस तरह सॉल्व करेंगे।